क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो कि क्लास 9 से बिलोंग करते हैं, है ना, उनके लिए गणित का जितना भी सिलेबस है हम तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा देंगे। वो भी जो है सो हम 28 फरवरी से पहले कंप्लीट करवा देंगे। 28 फरवरी तक हमारा टारगेट है, इतना तक हम कंप्लीट करवा दें। हो सकता है इससे पहले ही हो जाए, है ना। तो हमारा टारगेट है इस तारीख तक हम कंप्लीट करवा देंगे। और इस बैच का नाम है रैंकर्स बैच। क्लास 9 के लिए जो बैच है उसका नाम है रैंकर्स बैच। और जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस बैच के थ्रू ना हम रैंकर्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। मतलब जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास 9 का गणित का ABCD उसको मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम क्लास 9 में गणित में किस तरीके से होता है, वो भी स्टूडेंट अगर इस बैच को शिद्दत से फॉलो करेगा तो वो भी इजीली गणित में जो है 95 नंबर, 98 नंबर, यहाँ तक कि 100 में 100, मतलब फुल में फुल ला सकता है। 95 98 नहीं होगा गणित, है ना, लेकिन फुल में फुल जितना का भी होगा, 40 का होगा तो 40/40 ला सकता है। ठीक है, तो वो हमारा टारगेट रहेगा इस बैच में। और दूसरा चीज़, हम इसमें जो है सो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे। मतलब आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आओ यार, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहला तो कॉपी और कलम, कॉपी कलम जो भी तुम्हारा पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो खोल के रखना है। बुक है तो बुक को खोल लो, ठीक है, तो तुमको करना है। साथ में मैं तुमको जो चीज़ लिखने के लिए बोलूँ वो चीज़ को तुमको लिखना है। मैं जो लिखने के लिए बोलूँ वो चीज़ तुमको लिखना है। और जो मैं चीज़ यहाँ लिखूँ वो चीज़ को तुमको ज़रूर लिखना है। कैसे लिखोगे? वीडियो को पॉज करोगे और लिखोगे, साथ साथ लिखते जाओगे। या तो अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बट यार स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको ज़रूर लिख लेना। ऐसा नहीं करना कि बस स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, कहीं नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और जो भी मैं नोट्स तुमको दूंगा, जो यहाँ लिखवाऊँगा वही जो तुम्हारा नोट्स होगा वही तेरा नोट्स होगा। और उसी नोट्स को तुम एग्ज़ाम से पहले तुम रिवाइज करके चले जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी मैं तुमको पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, एक वीडियो में मैं जो है सो एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको जो है सो सारा क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता, है कि नहीं। पहला जो चैप्टर है उसको काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और उसमें अगर मैं एक एक क्वेश्चन करवाता जाऊँगा तो करीब 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे, जो कि हमारा टारगेट है नहीं। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो इतना तक अगर मैं कंप्लीट करवाना है तो उसके लिए जो है तो सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उन सारे क्वेश्चन को करवा दूँगा जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर तुम उस क्वेश्चन को कर लेते हो तो तुमसे जो है सो NCERT का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एक और चीज़ कह देता हूँ कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का, बहुविकल्पीय, जिसमें जो है सो आपको ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कि इसमें कौन सा सही है, उस तरीके का आएगा। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा कि उसी तरीके से हम तुमको पढ़ाएं। ठीक, जो बहुत सारे ऐसा जो कॉन्सेप्ट है कि जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो उसमें से वो जो क्वेश्चन है वो फिक्स आता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने के कारण उस तरीके का क्वेश्चन, बहुत तरीके का जैसा क्वेश्चन है जो आ नहीं सकता। तो जिस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है मैं तुमको वो बताऊँगा। ठीक है, तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, जो कि आपकी गणित का पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति। आपको बस क्या करना है, हमें शिद्दत से फॉलो करना है। और अगर आप हमें शिद्दत से फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो है ना, 95, मतलब 40 में 40 तो आ ही सकता है। मतलब 35 से कम नहीं आएगा, 35 से हमेशा ऊपर ही आएगा, 40 में से 35 से ऊपर आएगा आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40। ठीक, अब देखो जो अंग्रेजी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो इस चैप्टर को बोलते हैं नंबर सिस्टम। अंग्रेजी में इस चैप्टर को कहा जाता है नंबर सिस्टम। और देखो जैसा ही चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति, मतलब संख्याओं के बारे में देखेंगे कि कितने तरीके का संख्या होता है, क्या क्या संख्या होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है संख्या रेखा। संख्या
रेखा। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देखो भी ध्यान से। तो देखो संख्या रेखा क्या होता है, सबसे पहला चीज़ ये। अब ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि संख्या रेखा क्या होता है, ये नहीं पूछेगा, बट तुमको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। देखो, एक होता है रेखा, मतलब इस चीज़ को आगे भी बढ़ा सकते हो और इसको पीछे खींच सकते हो, इसका मतलब यही होता है। और बीच में होता है भाई साहब जीरो, लड्डू, ठीक है। अब यहाँ पर होता है इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और ऐसे ही बढ़ते जाता है। और इसके पीछे -1, -2, -3 और फिर ऐसा ही कम होते जाता है, ठीक है। अब देखो, जो नंबर पहले, देखो जीरो पहले नहीं था, पहले एक से जो है एक का खोज करा गया। मतलब यहाँ से अगर नंबर जो है, संख्या अगर एक से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है तो उसको कहा जाता है प्राकृत संख्या। मतलब एक से शुरू होने वाली संख्या को कहा जाता है प्राकृत संख्या, और जीरो से शुरू होने वाली संख्या को कहा जाता है पूर्ण संख्या। अगर एक से शुरू हुआ तो प्राकृत संख्या, अगर जीरो से शुरू हुआ तो उसे पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या का अंग्रेजी नाम होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको बड़ा एन से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या का जो अंग्रेजी नाम होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। और इसको जो है सो बड़ा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। जो एक से शुरू होगा प्राकृत संख्या उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और एन से डिनोट करते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होगा उसको पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं, इसको डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक। अब देखो, इसमें जितना भी संख्या, देखो प्लस वाला संख्या भी है, जीरो वाला भी संख्या है, और साथ में देखो माइनस वाला संख्या भी है, जीरो भी है, और साथ में प्लस वाला भी संख्या है। तो ये जो पूरा जो संख्या होता है, जिसमें पॉजिटिव संख्या भी रहे, जीरो भी रहे, नेगेटिव संख्या भी रहे, तो इसको कहा जाता है भाई साहब पूर्णांक। इसको कहा जाता है पूर्णांक। मतलब यहाँ जितना भी नंबर हुआ सारा पूर्णांक हुआ, इसका मतलब। क्योंकि देखो, अगर हम बोले 8 तो 8 तो इसमें आएगा, और साथ में पॉजिटिव वाला है, इसका मतलब ये जो है सो पूर्णांक भी है, और ये जो है सो प्राकृत संख्या भी हो जाएगा, पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। आ रहा समझ में? देखो, जिसमें प्लस वाला रहे, माइनस वाला रहे, जीरो रहे, सारा संख्या को कहा जाता है पूर्णांक। और पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर्स। अंग्रेजी नाम याद रखना इसका, क्योंकि मान लो अगर तुम 11-12 में मैथ लेते हो, अगर इंग्लिश मीडियम से कर पढ़ते हो, तो उसमें यही सब चीज़ मिलेगा। उस टाइम कन्फ्यूज होगा कि इंटीजर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं। इसलिए भी ध्यान से देख लो, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक को इंटीजर। और इसको जो है भाई साहब, इंटीजर को बड़ा जेड से सूचित किया जाता है। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ रहे जेड तो मतलब पूर्णांक, अगर लिखा हुआ रहे डब्ल्यू मतलब पूर्ण संख्या, और अगर लिखा हुआ रहे एन मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। अब देखो, इतना कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, सवाल आता है कि क्या बस इतना ही तरीके का संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, बस इतना ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं, इसके अलावा भी होता है। तो इसके अलावा जो होता है उसको कहा जाता है परिमेय संख्या। अब देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जिसके बारे में शायद पता होगा कुछ स्टूडेंट को। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का जो अंग्रेजी नाम होता है जनाब, इसको कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक। अब देखो, ये परिमेय संख्या क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देखो क्या बोलता है। वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसको साथ साथ लिखते जाना, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, तो वैसा संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे हो गया 3/4, P/Q के बोलने का मतलब, P/Q बोलने का मतलब हो गया अंश बटा हर के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसका एक शर्त है कि जो हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए,
ठीक, जैसे एग्जाम्पल 3/4, तो 3/4 को अंश बटा हर के रूप में लिख दिए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये जो है सो परिमेय संख्या हो गया। अब एक और एग्जाम्पल बोल दिए, जैसे 5/10, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। जैसे बोल दिए 4/3, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब तुम संख्याओं के साथ खेलो भाई, संख्याओं के साथ खेलो। देखो अगर हम तुम बोल दिए -2023/2022 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमको इससे मतलब नहीं है कि माइनस में है कि प्लस में, इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q जो है तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस इससे मतलब है। तो देखो ये इसके रूप में, और साथ में ये जो चीज़ है वो 0 के बराबर है नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, जैसे हो गया मतलब -1/2 हो जाएगा। अब सवाल आता है, अब तुम बताना, बस इसका डेफिनेशन याद रखना, और तुम बताना कि क्या 0 परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तुम्हारा बुक में मिल जाएगा, और ध्यान देना ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बताओ पॉज करो बताओ। अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला चीज़, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो 0 लिखा हुआ है, इसके नीचे में जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे में 1 है। जैसे तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे बोल दिया हमने 5, अब तुम बताओ कि 5 जो होगा सो परिमेय संख्या होगा कि नहीं, तो तुम तो बोलोगे कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये नहीं है। लेकिन ये ऐसा बात नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे में जब कुछ नहीं है तो इसके नीचे में 1 है। अब देख सकते हो ये जो है सो P/Q के रूप में है, और यहाँ जो ये जो है Q जो है सो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 5 जो हुआ सो परिमेय संख्या हुआ। जैसे -10, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या हुआ। तो उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं 0 का, तो इसके नीचे में जब कुछ नहीं होता है तो मतलब 1 होता है। और हमको ये पता है कि किसी भी संख्या से, मतलब 0 को किसी भी संख्या से जब भाग करते हैं तो 0 होता है कि नहीं। 5/0 करो तो 0 होगा, 10/0 करो तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। जब 1/0 करेंगे तो वैल्यू 0 होगा। अब इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं 0/10, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 जो होगा सो परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ भाई तो लिख दो कमेंट सेक्शन में डबल दिल। क्लियर हुआ तो डबल दिल, अगर तुमको पहले से आता था तो डबल दिल, और अगर तुम अभी सीखे इस चीज़ को तो लिख दो सिंगल दिल। पहले से आता था तो डबल दिल, और अगर अभी सीखे तो सिंगल दिल। ठीक, अब देखो जनाब, अगला जो चीज़ आता है वो है तुल्य परिमेय संख्या। अब ये होता क्या, सबसे पहले देखो, अगर मैंने बोला 1/2, या मैं 1/2 को 2/4 लिख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को 10/20 लिख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को 50/100 लिख सकता हूँ क्या ये सारी चीज़ बराबर है। चेक करते हैं, 1/2 हुआ, इसको जब काटोगे तो 1/2 ही आएगा, इसको काटोगे 1/2 ही आएगा, इसको काटोगे 1/2 ही आएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो सारा जो चारों जो चीज़ लिखे हैं वो लगभग इसका जो है लगभग सेम है। तो जब परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या जो बराबर आता है उसको कहा जाता है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या, ठीक, तुल्य परिमेय संख्या। अब देखो इससे आप जितना बताया भाई, इससे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तुमको बताना है कि यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तुमको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो तुम भाई ये बताओ कि पूर्ण संख्या जो होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोलोगे पूर्ण संख्या जो होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब पूर्ण संख्या जो होगा जिसको W से डिनोट करते हैं, ये 0 1 2 3 इस प्रकार से होगा। और वहीं जब बात करते हैं प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, मतलब N से डिनोट करते हैं, ये स्टार्ट होता है 1 से, बढ़ते जाएगा ऐसा ही। और यहाँ बोला जा रहा है कि जितना पूर्ण संख्या होगा सब प्राकृत संख्या होगा, मतलब जितना पूर्ण संख्या होगा सारा प्राकृत संख्या होगा। लेकिन हमको ये पता है प्राकृत संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, और ये बोल रहा है कि जितना पूर्ण संख्या होगा मतलब 0 भी जो होगा सो प्राकृत संख्या होगा, और ऐसा तो होता है नहीं। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है सो भाई साहब है गलत। यार तुम कैसे बोल सकते हो ऐसा,
जबकि हम लोग को पता है ऐसा होता ही नहीं, तो तुम काहे बोल देगा ऐसा, मतलब ये गलत है। तो समझ में आया। दूसरा चीज़ देख, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक उसको बोलते हैं, जैसे हम बोल दिए -3, ये पूर्णांक है, बोल दिए 8 पूर्णांक है, बोल दिए 0 पूर्णांक है कि नहीं, बोल दिए 27/3 पूर्णांक है। आ रहा समझ में। अब देखो, बोला जितना भी पूर्णांक होता है सारा परिमेय संख्या होता है। तो ये बताओ, ये परिमेय संख्या है कि नहीं। बोलो ये परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q अगर 0 के बराबर नहीं रहा तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो -3 लिखा हुआ है, जब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। अब देखो ये बता चुके हैं 0 होता है परिमेय संख्या, तो मतलब ये भी सही ही है। 8 देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या, और ये साफ साफ दिख रहा है परिमेय संख्या है। मतलब ये जो चीज़ है वो भाई साहब है सही मेरा। तीसरा देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। जितना भी परिमेय संख्या होगा सारा पूर्णांक होगा, ऐसा ही बोला जा रहा है। अब परिमेय संख्या जैसे ये हो गया तो ये पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, मतलब ये भी हो गया सही। अब देखो इसको चौथा क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब तुम ये बताओ, बोलो जो जितना भी पूर्णांक होगा सारा पूर्ण संख्या होगा, क्या ये सही है क्या? तुम सोचो, क्या ये सही है क्या? तो देखो यार, बोला जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। तुमको पता है पूर्ण संख्या जो होता है सो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और पूर्णांक में नेगेटिव वाला भी होता है, 0 भी होता है, और पॉजिटिव वाला भी होता है। तो पॉजिटिव वाला और 0 तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ी आएगा जब ये सब इसके अंदर नहीं आएगा। जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, -25/3 हो गया, जब ये सब इसके अंदर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये जो हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आया समझ में? ठीक है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इससे जो अगला जो कॉन्सेप्ट है भाई साहब, वो किस तरीके से पूछा जाता है। दे देगा 2 नंबर दे देगा तुमको, बोलेगा इसके बीच में 5 या 10 परिमेय संख्या निकालो। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, बोल दिया है ना, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे, परिमेय संख्या लिखे। देखो पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो ये क्वेश्चन पक्का आता था और ऐसा ही आता था, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो किस तरीके से आएगा, तो बोल देगा कि देखिए 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या नहीं है, तो तुमको चेक करके बताना पड़ेगा उस केस में। तो सबसे पहले देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे बनाते हैं। तो देखो तुम्हारी बुक में इस क्वेश्चन को आने का 2 तरीका लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमको बताऊँगा जो सिंपल तरीका है वो। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान देना कि कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, 5 बोला जा रहा है। क्या करो सिंपल सा चीज़, जिसके बीच में निकालने के लिए बोला जा रहा है, एक तो 1 और 2 के बीच में बोला जा रहा है, तो क्या करो, और 5 बोला जा रहा है, तो जितना बोला जाएगा उससे 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे गुना कर दो दोनों में, इसमें भी ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है, कर दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 6/6, ये हो जाएगा मेरा 6×12/6। अब देखो इसमें ध्यान देने की चीज़, हर बराबर है, जब हर बराबर है अब क्या करो इसके बीच में परिमेय संख्या हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो इसके बीच में जो 5 जो है सो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। एक तुम मिस्टेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 6 और 6 के तुम काट दोगे, ऐसा नहीं करना है। जब काट दोगे तो दोबारा तुम्हारा यही आ जाएगा, फिर इससे मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं करना है। एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे बोल दिया मैंने है ना 8 और 10 दे दिया, इसके बीच में बताना 5 परिमेय संख्या, आखिर बोल दिया हम 4 बताओ, तो जितना बोलेगा उससे 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो सबसे पहले 8 और 10 के बीच में बताना है, तो क्या करो 4 बोला गया है तो 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दो, करोगे 8 पंचे कितना हुआ 40/5, इसमें कितना हुआ 50/5। अब इसके बीच में कितना संख्या होगा, देखो सबसे पहले हर हर बराबर है, तो इसके बीच में जितना संख्या होगा उसमें से हमको कोई 4 लिख देना है। तो देखो इसके बीच में क्या हो जाएगा 41/5,
42/5, 43/5, 44/5, 45/5, 46/5, 47/5, 48/5, 49/5। अब भाई साहब जब परिमेय संख्या आ गया तो इनमें से कोई 4 लिख दो। ठीक, आया समझ में। अब देखो, जरूरी नहीं है कि बस इसी तरीके से दिया हुआ रहे, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से। जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, बोल दिया, देखो पहले तो सिंपल था, इस तरीके से तो बना दिया। अब जैसे बोल दिया, बताओ 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय है? 3/5 और 4/5, यहाँ पे 4/5, 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताना है। क्या करोगे फिर से जनाब? फिर से वही चीज़, फिर से उसी तरीके से जिसके बीच में निकालना है सबसे पहले लिख लेंगे उसको, लिख लिया इसको। अब कितना बोला गया है? 5, तो 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे कर दो जनाब गुना। ठीक है, अब करोगे कितना हो जाएगा? 18/30, इसमें कितना हो जाएगा? 24/30। अब 18/30 इसके पीछे कितना हो जाएगा? 19/30 आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा, है ना, 21/30 आ जाएगा, 22/30 आ जाएगा, 24/30 आ जाएगा। इसके बीच में 19, 20, 21, 22, ये 23/30 हो गया। तो ये जो देख सकते हो 5 परिमेय संख्या इसके और इसके बीच में आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसी तरीके से कि जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत सारा दिया हुआ है एग्जाम्पल, तुम वहाँ से तुम जो है तो परिमेय संख्या निकाल सकते हो। प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 5-6 तो कर लेना, 5-6 क्वेश्चन इस तरीके का देख लेना। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या ये ऐसा भी संख्या होता है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? ये ऐसा भी संख्या होता है क्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? ये ऐसा भी संख्या होता है क्या? तो इसका जवाब है होता है, होता है। ये ऐसा भी संख्या होता है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा भी संख्या होता है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि जब ऐसा संख्या होता है तो उन संख्याओं को कहते क्या है? जैसे जो संख्या p/q के रूप में लिख सकते थे और यहाँ पर जो है सो q 0 नहीं होता था तो उसको बोलते थे परिमेय संख्या। अब जब ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको p/q के रूप में लिख दिए उसको परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखने पाए उसको अपरिमेय संख्या। अब इसका एग्जाम्पल देखो भाई साहब, तो है ना, मतलब जो पाइथागोरस था उनका जो अनुयायी लोग था, जो शिष्य था सब था, उन्होंने ही सबसे पहले अपरिमेय संख्या का खोज करा था। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल है भाई साहब √2, √3, √5, √7, √10, √13, पाई। इसके अलावा बहुत सारा है। इसके अलावा अगर रहा ऐसा 0.01, 011, 0111, 01111 ऐसा ही बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके का जो संख्या होता है इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो सवाल आता है कि ये सब जो संख्या है √2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्या है क्यों? तो इसके बारे में जो है तुम डिटेल से क्लास 10 में पढ़ोगे और यही सब क्वेश्चन में जो है ना बोला जाता है कि सिद्ध करो कि √5 अपरिमेय संख्या है। यही सब जो क्वेश्चन है तो क्लास 10 में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो बस अभी तुमको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा संख्या होता है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पहला चीज़ जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, दूसरा चीज़ जिसमें देखो, इसमें देखो क्या है, पॉइंट है, फिर 1 0 1, फिर 0, फिर 2 1, फिर 0, फिर 3 1, फिर 0, फिर 4 1, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो ऐसा जब होता है तो उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। यहाँ पर एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि जो पाई जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या।
पाई जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। अब पाई अपरिमेय संख्या क्यों होता है? तो तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साला पाई का जो वैल्यू होता है वो तो होता है 22/7, और 22/7 में साफ साफ दिख रहा है कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो q जो है सो 7 है, मतलब q जो है सो 0 के बराबर नहीं है। फिर भी ये पाई जो है सो अपरिमेय संख्या क्यों हो गया? आता है सवाल मगन में। तो इसका जवाब एकदम सिंपल सा है, बस इतना याद रखो कि ये जो 22/7 जो होता है, ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, 7 से 22 को जब भाग दोगे, जब तुम एक पैटर्न देखोगे, ठीक है, जब भाग करोगे तो तुम देखोगे कि भागफल जो है ना, मतलब ये कभी कट ही नहीं रहा, जीरो आ ही नहीं रहा। इसका भागफल जो है पॉइंट के बाद लगातार कुछ ना कुछ आते ही है, एक संख्या के बाद ये चेंज होते रहेगा, ठीक है, नया पैटर्न बनते रहेगा। तो इसीलिए जो पाई जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना जो 22/7 होगा वो होगा परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। और यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, दे देगा ऑप्शन, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना है कि ये जो पाई जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या, 3.14 ये परिमेय संख्या, ठीक। एक चीज़ याद रखो भाई, जो पाई जो होता है ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं है, ये बहुत लंबा वैल्यू है, और उस वैल्यू को आज तक, इसका जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है आज तक कोई फाइंड नहीं करने पाया है। अरे समझ में, बस हम कैलकुलेशन क्वेश्चन में इजी हो इसीलिए हम लेते हैं पाई का वैल्यू 3.14, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, काफ़ी लंबा जाता है, काफ़ी लंबा। आए समझ में? तो देखो अब सवाल आता है, ये जो पाई जैसे जैसे अगर हम बोलते हैं 5 बोलते हैं 5, तो इसको तो तुम संख्या रेखा में निरूपित कर दोगे। क्या करोगे, एक खींचोगे लाइन, बीच में होगा 0, फिर 1, यहाँ 2, 3, 4, 5 ऐसा लिख दोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे बोल दिए हम √2, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, अब देखो उसके बारे में। तो देखो तुम सोचो ना कि √2 के बारे में सोचा कैसे होगा लोग, √2 के बारे में आदमी से सोचा कैसे होगा। तो देखो जो पाइथागोरस का जो शिष्य लोग था वो इसके बारे में कुछ इस तरीके से सोचा। क्या सोचा, मान लिया एक वर्ग है, मान लिया एक वर्ग है, और इसकी जो भुजा है वो एक एक यूनिट का है, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी मान लो, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसका विकर्ण खींचते हो, अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि ज़रा तुम ये चुपके से बताओ इस विकर्ण का लंबाई कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, हमको पता है कि ये जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा क्योंकि वर्ग है, ठीक है। ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है। अब ये जो है सो पाइथागोरस का नाम, पाइथागोरस प्रमेय से तुम निकाल सकते हो। मान लेते हैं इसका नाम दीजिए ABCD। अब बोलिए AC कितना होगा सो तुम बता दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो योगफल होगा वही हो जाएगा इसका स्क्वायर के बराबर। अरे समझ में, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 2, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा √2। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √2 के बराबर। तो इसी प्रकार से जो है सो जो पाइथागोरस का जो शिष्य लोग था इसी प्रकार से ये अपरिमेय संख्या के बारे में सोचा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इसी प्रकार से सोचा। अब सवाल आता है कि √2 को किस प्रकार से संख्या रेखा में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो इसको निरूपित करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो क्या करोगे, एक संख्या रेखा में ड्रॉ करा, यहाँ पर होगा 0, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 2, इसे बढ़ते पीछे हटेगा आगे बढ़ेगा इस तरीके से। अब उसने क्या करा, यहाँ पर हम ले लिए एक वर्ग, इसका जो लेंथ था मतलब यहाँ से यहाँ जो है सो 1 है, सेम यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब वही फिर तरीका, यहाँ से इसका विकर्ण कितना हो जाएगा तो हमने अभी निकाला, ये हो जाएगा √2। साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुको 1 मिनट रुको, ठीक है, ये हो जाएगा √2। अब देखो यहाँ से यहाँ √2, अगर यही डिस्टेंस को, यही दूरी को अगर हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख दें, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दें, मतलब क्या करें,
एक प्रकार लें और उसको इस प्रकार से अगर हम खींचें, इस प्रकार से ड्रॉ करें, तो ये कुछ यहाँ से बनता हुआ यहाँ बन जाएगा। इस रेखा को उठाकर यहाँ रख दें, कुछ यहाँ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा √2। समझाया? इस पॉइंट पर हो जाएगा √2। आया समझ में? इस पॉइंट पर हो जाएगा √2। ठीक है, इस पॉइंट पर हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से तुम √3 का निकाल के देख सकते हो, √5 का देख सकते हो। तरीका सब में सेम ही है। ठीक, अब देखो एक चीज़ याद रखना मेरे दोस्त, तुम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े हो क्या? अभी हमने क्या देखा? परिमेय संख्या के बारे में देखा, फिर हमने देखा अपरिमेय संख्या के बारे में। और जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है उसी को बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोले? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब संग्रह होता है उसी को कहा जाता है वास्तविक संख्या। जैसे मान लिया हमने एक लिया थैला, थैला ये मान लो है थैला, थैला थैला थैला। ठीक, अब इसे मान लो 3 है, √2 है, 5 है, -8 है, 0 है, √3 है, इस तरीके का संख्या है। मतलब इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो ये जो थैला जो होगा, इस थैला को बोला जाएगा वास्तविक संख्या। मतलब ये जो थैला है सो वास्तविक संख्या का एक संग्रह है। मतलब जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रहा तो उसको कहा जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर तुमको वास्तविक संख्या के बारे में सिंपल सा जानना है तो बस तुम अभी इतना तुम समझ लो कि तुम अभी जितना भी संख्या के बारे में सोच सकते हो सारा है वास्तविक संख्या। अभी तुम जितना संख्या के बारे में सोच सकते हो सारा है वास्तविक संख्या। जैसे 3.18 सोच सकते हो वास्तविक संख्या, -0, 0 माइनस नहीं तो 0 वास्तविक संख्या, -8 वास्तविक संख्या, -50 वास्तविक संख्या, 2018 वास्तविक संख्या। कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी संख्या सोच सकते हो, सारा है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखो अगला जो जनाब टॉपिक आता है वो है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या बोले? वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो ये क्या होता है? जैसे मैं तुझे बोल दूं कि जरा तू ये बता 10 को 2 3 से भाग। ठीक, 10 को 2 3 से भाग, या फिर 7 को 8 से भाग दो, या फिर 1 को 7 से भाग दो। जब भाग दोगे तो तुम ऑब्जर्व करो कि इसका जो भागफल है वो किस तरीके से आ रहा है। भाग देते हैं, 3 से दिया 10 को भाग, तो हमने ये देखा कि 3 दिया 9 हुआ, 1 शेषफल बचा, फिर पॉइंट आया, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर पॉइंट था, फिर 0। इसी प्रकार से 3 3 3 बढ़ते जाएगा। इसमें करोगे तो हो जाएगा 8, 7 है, 7 से नहीं जाएगा, 1 पॉइंट देंगे 0, 8 7 8 64। ठीक है, फिर जाएगा 6, फिर 0, फिर 8 7 56, फिर 4, फिर यहाँ पॉइंट का 0, फिर 5, ये हो जाएगा खत्म। अब देखो इसका यहाँ 1 है, यहाँ 7, 7 से 1 को देंगे नहीं जाएगा, पॉइंट 0 1 7, फिर 3, फिर यहाँ पॉइंट था 0, 7 चौक 28, फिर 2 पॉइंट है 0, 7 चौक 7 दूनी 14। ये जो चीज़ है सो जो है सो भागफल तुम देखोगे, ये जो कुछ होगा वो आएगा इसका भागफल 0.142857, फिर 142857, और ये चीज़ रिपीट होते रहेगा। मतलब यहाँ से हम आएगा, फिर इसके आगे फिर यही चीज़ रिपीट होते रहेगा। तो एक में हमने क्या देखा, इसमें जो है रिपीट हो रहा था कुछ संख्या के बाद। इसमें क्या देखा कि इसमें जो है कुछ नंबर आने के बाद इसका जो दशमलव शांत हो गया, मतलब शेषफल कुछ बचा नहीं, 0 आ गया। और फिर इसमें क्या देखें, जो कुछ संख्या के बाद फिर से जो चीज़ें सो रिपीट होने लगा। 3 तरीके का देखे हमने। तो पहला हमने क्या देखा, पहला की स्थिति हमने क्या देखा, तो पहला स्थिति हमने देखो 2 तरीके का देखा। एक में तो पूरा कट जा रहा था, 0 आ रहा था, और 2 केस में जो है सो कट ही नहीं रहा था, 0 आ ही नहीं रहा था, रिपीट हो रहा था। ठीक, तो पहला हमने ये देखा कि शेषफल जो है सो 0 आ रहा था, शेषफल कैसा आ रहा था, 0 हो जा रहा था। और दूसरा हमने ये देखा कि शेषफल जो है सो 0 नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा
जब शेषफल जब जीरो हो जाए तो उस तरीके का जो दशमलव प्रसार होता है, जब शेषफल जीरो हो जाए तो जो दशमलव प्रसार उस तरीके का होता है उसको कहा जाता है जनाब शांत दशमलव। जब शेषफल जीरो हो जाए तो शांत दशमलव, और जब शेषफल जीरो नहीं होता तो उसको कहा जाता है अनवसानी आवृत्ति। शेषफल जीरो, शांत दशमलव, शेषफल जीरो नहीं हुआ तो अनवसानी आवृत्ति। इसका एग्जाम्पल जैसे 5 ऐसा लेते हैं, 10/5 भाग करोगे शेषफल जीरो आएगा। इसमें देखो जैसे अभी बताएं 3 से जब भाग कर रहे थे 10 को, या फिर जब 7 से 1 को भाग कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है अनुसानी आवृत्ति का, और ये जो एग्जाम्पल है वो है शांत दशमलव का। कोई दिक्कत है? ध्यान से देख लो, नोट कर लो, कुछ टाइम दे रहे नोट कर लो, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आता है कि दिखाइए कि 3.142678 परिमेय संख्या है। मतलब एक संख्या तुमको दिया गया है और बोला कि ये जो संख्या है तो तुमको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है। तो कैसे करोगे? सबसे पहला चीज़, परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो Q जो है तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब क्या हम इस चीज़ को जो है सो इसके इस रूप में लिख सकते हैं क्या? तो जवाब है लिख सकते हो भाई। कैसे लिखोगे? दशमलव को हटाओ, जो चीज़ लिखा हुआ है बस उसको लिखो। क्या है? 3 1 4 2 6 7 8 लिखा हुआ है। अब क्या करो? 2 1 बटा का चिन्ह। अब ध्यान से देखो, इधर से काउंट करो कितना संख्या के बाद दशमलव लगा है। देखोगे 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद लगाओ दशमलव, तो क्या करो? बटा के नीचे लिख दो 1 के बाद 6 0, ठीक है। तो देखो अब तुम देख सकते हो इस चीज़ को तुम P/Q के रूप में लिख दिए। इसका मतलब ये जो है सो परिमेय संख्या है जो कि हमने दिखा दी। क्या किए? ध्यान देने वाली बात ये था, इसका जो दशमलव है मतलब दशमलव के बाद जो नंबर था वो शांत था, ठीक। इसमें क्या किए? सबसे पहले दशमलव को हटाए, जितना था संख्या लिखा हुआ जो लिखा था सेम लिख दिए। उसके बाद गिनती की इधर से दशमलव, जितना संख्या के बाद दशमलव लगा था 1 के बाद उतना 0 लगा दिए। तो ये हो गया मेरा आंसर जो कि हमने ला दिया है फाइनली, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का ऑप्शन रहे, इसी तरीके का क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, जैसे बोल दिया तुमको कि 0.33333 ऐसा। अब एक चीज़ याद रखना जो कि हम तुमको बताएं नहीं, अगर ये ऐसा रहे, देखो पॉइंट के बाद हर जगह 3 आ रहा है, तो इस चीज़ को जो तुम है लिख सकते हो 0.3 लिख देना और ऊपर में लिख देना एक रेकरिंग। अगर रहे 0.2555, तो इस चीज़ को जो रिपीट होगा उसको लिखो एक बार और उसके ऊपर में लिख दो रेकरिंग। जैसे इसमें 0.2 और 5 रिपीट हो रहा था, मतलब ये जो चीज़ें रिपीट हो रहा था, यहाँ पर ये जो चीज़ें रिपीट हो रहा है, तो इस केस में लिखेंगे जो है 2 5 और 5 के ऊपर लिखेंगे रेकरिंग। जैसे एक और एग्जाम्पल 0.27575 ये बढ़ते जा रहा है, तो क्या करेंगे? 0.2 और 7 5 बार आ रहा है तो 7 और 5 लिखेंगे और इसके ऊपर में लिख देंगे रेकरिंग। आया समझ में? उसी प्रकार से अब तुमको ये बताना है कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये परिमेय संख्या है क्या। तो सबसे पहला चीज़, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करो? जो चीज़ तुमको दिया हुआ है उसको मान लो x, ये चीज़ दिया हुआ है इसको मान लो x बराबर मान लो 0.333 इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करो? दूसरा काम, पहला काम x मान लो। अब क्या करो? दूसरा काम, दोनों तरफ 10 से गुना कर दो। जब 10 से गुना करोगे तो इधर हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा? 10 गुना जब करोगे 0.3333 करोगे तो ये हो जाएगा 3.333 बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब क्या करो दूसरा, अब क्या करो आगे? यहाँ 10x छोड़ दो। अब 3.333 को क्या लिख सकते हो? 3 प्लस 0.3333 लिख सकते हो इसको, बिल्कुल लिख सकते हो इसको ऐसा। अब ज़रा ध्यान दो भाई साहब, ये 10x को छोड़ दे, सेम वैसा है, यहाँ 3 था जोड़
का चिन्ह दे दिए। अब ये जो चीज़ है सो ये चीज़ है, यहाँ जो लिखा हुआ यहाँ है और इसका वैल्यू हम x लिए, मतलब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x लिख दिए। अब क्या करो, ये जो x है बराबर के उधर है, जब इधर में आएगा तो ये जो है सो जगह 10x माइनस x बराबर 3 आया। अब 10x में एक x जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 3। अब ये जो 9 जब उधर जाएगा तो जाएगा x बराबर 3/9, और यहाँ से निकाल सकते तुम x बराबर हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से तुमने जो है तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया जो कि p/q के फॉर्म में है। जब p/q के फॉर्म में है साथ में यहाँ जो q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो है सो परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है मान लो एक और क्वेश्चन तुमको दे देते हैं, है ना। अब तुम देखो संख्याओं के साथ खेलो, संख्याओं के साथ खेलो। अब मैंने तुमसे कह दिया कि ज़रा तुम ये बताओ दीदी, तुम 1.272727 या तो लिखा हुआ मिल सकता है 1.27 और ऊपर में एक रेखा, ठीक है। इसको क्या करोगे, फिर से वही चीज़, जो दिया रहेगा कॉपी में लिख लो, जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे x। अब यहाँ ये चीज़ दिया हुआ है इसको मान लेंगे x, तो ये जगह 1.272727 ऐसा। अब एक चीज़ याद रखना, पीछे के केस में जो हम तुमको बताएं जो 0.333 था इसको हम x माने थे, फिर हम 10x से गुना किए थे, 10x से 10 से हम इसीलिए गुना किए थे क्योंकि यहाँ जो है सो एक ही संख्या रिपीट हो रहा था, इसीलिए हम 10 से गुना किए हैं। यहाँ तुम देख सकते हो दो संख्या रिपीट हो रहा है, इसका मतलब दोनों साइड जो है सो 100x से करेंगे गुना, मतलब 100 से गुना करेंगे। जब एक संख्या रिपीट होगा, जब एक रिपीट होगा तो 10 से, जब दो रिपीट होगा तो 100 से, जब तीन रिपीट होगा तो 1000 से, ऐसा होगा। अब यहाँ देख सकते हो दो रिपीट हो रहा है तो 100 से करेंगे, दो रिपीट तो 100 से, तो 100 से करेंगे। अब 100 से गुना करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 100x और इधर में हो जाएगा भाई साहब, जब तुम गुना करोगे और देखोगे तो इधर में हो जाएगा 127.272727 इस तरीके से आएगा। ठीक, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ तो हो जाएगा 100x, कोई दिक्कत है नहीं। अब 127.272727 को कैसे लिख सकते हो तुम, तो इसको लिखने का जो तरीका है जनाब वो ये है कि तुम, अगर मैं इसको 126 प्लस 1.272727 लिख दूँ तो क्या कोई बच्चा बुरा मान जाएगा क्या? इस चीज़ को जोड़ो यही आएगा, इस चीज़ को जोड़ोगे तो यही आएगा। ठीक, अब देखो भाई इस ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि इस चीज़ को हम माने हुए हैं x, तो इसके प्लेस में हम लिख देंगे x, तो इसके प्लेस में हम x लिख देंगे तो ये हो जाएगा 126 प्लस x और इधर में दिया हुआ 100x। ठीक है, अब ये जब x अब इधर आएगा तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 126, फिर हो जाएगा 100 मतलब 100x था तो 100x में x जाएगा तो हो जाएगा 99x बराबर 126। सॉल्व करोगे तो कितना x बराबर हो जाएगा 126/99। जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटते हैं 33, और यहाँ काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ काटोगे तो 4 और 2, फिर काटो 3 से 11, फिर यहाँ काटो 14। मतलब इस तरीके से जो x का जो वैल्यू है वो 14/11 आ चुका है, जो कि एक परिमेय संख्या है। और यहाँ जो q जो है सो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये जो है सो एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से अगर तुम कुछ भी बोल दे, यहाँ बोल दे है ना, यहाँ बोल दे 0.666 या फिर दे दे 0.6 के ऊपर ब्रैकेट निकाल सकते हो, आसान है, सिंपल वाली चीज़। ध्यान में बस इतना रखना है कि अगर एक संख्या रिपीट होगा तो करना है 10 से गुना, 2 होगा 100 से, 3 होगा 1000 से। ठीक, अब तुम ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई यार ये बताओ कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सा है वो बताना है। तो तुम ये बताओ √23 ये परिमेय संख्या है क्या? तो परिमेय संख्या के लिए रूट वाला जब भी आए तो जब पूर्ण वर्ग बने, पूर्ण वर्ग हो, मतलब जैसे पूर्ण वर्ग बोलने का जैसे बोल दिया मैंने √4, तो √4 का वैल्यू 2 होता है, तो ये जो है सो वास्तविक संख्या जैसा कुछ है, तो मतलब ये जो है सो √4 जो होगा सो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे बोल दिया मैंने √9 तो इसका वैल्यू 3 होता है, मतलब ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब √23 ये किसी का होता है क्या? तो ये नहीं होता, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पूछा गया परिमेय संख्या कौन सा है सो बताना, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये जो है सो है अपरिमेय संख्या।
पाई मैंने बताया तो तेरे को कि ये भी होगा अपरिमेय संख्या। अब √225, तो √225 का जो वैल्यू होता है जनाब वो होता है 15, और 15 जो है सो एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। अब देखो चौथा नंबर, इसमें देखो एक पैटर्न तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। 1 है, 0.01, फिर 1 0, फिर 2 1, फिर 0, फिर 3 1, फिर इसे बढ़ता जा रहा है। जब भी ऐसा रहे, मैंने तुमको पहले बताया, जब भी ऐसा हो तो ये होता है अपरिमेय संख्या, मतलब ये भी हो जाएगा गलत। तो इसका सही जो आंसर था वो हो जाएगा √225। ठीक, अब तेरे को एक नोट याद रखना है, वो ये है कि अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है, अंतर होता है, भागफल होता है और गुणनफल होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आता। मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को तुम जोड़ोगे या फिर घटाओगे या फिर भाग करोगे या फिर गुना करोगे, तो वो जो होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। अब जैसे तुम एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने तेरे को बोल दिया ना, पहला मैंने बोल दिया √2 माइनस √2, जिसका वैल्यू कितना होगा, √2 माइनस √2, दोनों सेम है और घटा रहे हैं तो मतलब 0, और 0 जो होता है सो होता है परिमेय संख्या। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देख भाई मेरे, जैसे मैंने तेरे को बोल दिया √3 गुना √3, तो √3 भी अपरिमेय संख्या है और √3 भी अपरिमेय संख्या है, और जब दोनों को गुना करेंगे तो आता है 3, ठीक है, जो कि है एक परिमेय संख्या। आया समझ में। तीसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने तेरे को कह दिया √17 बटा √17, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, मतलब ये हो जाएगा कट हो जाएगा, आ जाएगा 1, और 1 होता है परिमेय संख्या। तो इसका मतलब साफ साफ रहा कि जब भी अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, घटाओगे, भाग करोगे या गुना करोगे तो हमेशा जो है सो अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, परिमेय संख्या भी आ सकता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ना, एक चीज़ तुमको मज़ेदार बात चीज़ सिखाता हूँ तेरे को। देखो यहाँ पे अगर तुमको बोल दिया कि है ना 6√5 और 2√5 को गुना करें तो कितना होगा वैल्यू। क्या बोला, 6√5 गुना 2√5, तो कितना होगा वैल्यू से बताना। ठीक है, तो अगर तुम इसको खोल के लिखो तो ये हो जाएगा 6 गुना √5, फिर यहाँ गुना, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ गुना, फिर यहाँ √5। अब इसको कर दो आपस में गुना और इसको कर दो आपस में गुना, जब करोगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12 गुना √5 √5 गुना √5, ये हो जाएगा 5, मतलब इसका वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 60, तो इसका जो अंतर हो जाएगा भाई साहब हो जाएगा 60। ठीक, अब एक और दिखा दे तुमको, बोल दिया जो है सो भाग करने बोल दिया 8 बटा √15 को 2√3 से भाग करें, तो इसमें कैसे करेंगे, 8 बटा √15 है गुना 2√3 है, ये चीज़ है। तो तुम एक चीज़ तुम यहाँ कर सकते हो, जो √15 जो है, तुम क्या, अगर मैं इस √15 को ये लिख दूँ 3 गुना 5, तो ये √15 ही होगा, 15 ही होगा, बटा नीचे में जो लिखा है उसको छोड़ देता हूँ ऐसा ही। ठीक है, अब तुम एक प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी रूट रहे जैसे दो अंदर में दो संख्या गुना किया जा रहा है और ऊपर में रहे रूट, तो ये जो रूट है इस रूट को तुम तोड़ करके लिख सकते हो, इस रूट को तुम तोड़ करके लिख सकते हो। ये जो रूट है वो इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, और नीचे में है 2 गुना √3। अब यहाँ से √3 और √3 कट जाएगा और यहाँ से 2 जो 8 हो जाएगा, तो बचेगा 4 गुना √5, तो जिसको लिख देंगे 4√5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो गुना कैसे करते हैं देख लिए, भाग कैसे करते हैं देख लिए, अब जोड़ते हैं और घटाते हैं कैसे, सो देख लो, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि है ना, दो संख्या दे दिया 2√2 प्लस 5√3, एक इसको दे दिया और बोल दिया इसको जो है तो तुम √2 माइनस 3√3 के साथ जोड़ दो, जोड़ना है। अब इसको कैसे जोड़ोगे, तो जोड़ने के लिए जो है एक तरीका अपनाओ। देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो इसको एक साथ सोल्व करो, और यहाँ √3 है और यहाँ √3 है, तो इसको एक साथ सोल्व करो।
जब करोगे सॉल्व इसको एक साथ तो ये हो जाएगा, देखो √2 मतलब 2√2, यहाँ देखो +√2 +√2, ठीक। अब देखो आगे में क्या है, यहाँ 5√3 है, बीच में प्लस का साइन है, नीचे प्लस का साइन, यहाँ 5√3 5√3, यहाँ प्लस माइनस, तो माइनस जो -3√3, या क्या। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं √2 को बाहर निकाल दूँ तो √2 दोनों में तो कॉमन आ जाएगा। जब √2 को बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, प्लस का साइन है दे दिए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ से भी 3√3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से √3 को निकाल देंगे कॉमन, तो बचेगा यहाँ 5 -3। अब देख सकते हो तुम यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ोगे तो जाएगा √2 गुना 3 प्लस यहाँ से √3 गुना 5 में 3 घटेगा 2, तो इसको लिख सकते हो 3√2 प्लस 2√3, और यही हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आया समझ में, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक। अब देखो भाई साहब, एक तुमको कुछ नियम बता रहा हूँ, एक काम करता हूँ, अब जो बता रहा हूँ वो तुमको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ऐसा दिया हुआ है कि अगर ए और बी दो धनात्मक संख्या है तो, ठीक है, ए और बी दो धनात्मक संख्या है तो पहला चीज़, अगर अंडर रूट के अंदर रहा ए बी, तो मैंने पिछले भी बोला कि जब ऐसा रहेगा तो ये रूट को दो तोड़, इस तरीके से तुम रूट को तोड़ सकते हो, और बीच में हो जाएगा गुना का चिन्ह तो हो जाएगा गुना का चिन्ह। दूसरा चीज़, अगर रहे ऐसा रूट के अंदर a/b रहा और हॉल में रहा रूट, तो यहाँ पर भी तुम इसको लिख सकते हो √a/√b। एक चीज़ याद रखना, ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो जब ऐसा तुम करते हो किसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करने के लिए ईजी कर देता है, इसीलिए हम ऐसा जनरली करते हैं। फिर तीसरा चीज़ याद रखना तुम ये कि जब भी ऐसा रहे √a + √b इंटू √a - √b, तो फिर से वही फार्मूला, 4 फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो ये a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b²। फिर a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² - 2ab + b², ठीक। फिर रहे a + b इंटू a - b, तो ये होता है a² - b²। बस इतना तुम पता है तो सारा तुम कर लोगे। देखो a + b a + b इंटू a - b, जब ऐसा होता है तो a² - b², मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब √a इंटू √a, तो ये हो जाता है a, तो ये हो जाएगा a माइनस, फिर √b - √b का जब करोगे, √b इंटू √b जब करोगे तो ये हो जाएगा b, तो यहाँ से हो जाएगा b, ठीक। उसके बाद चौथा जो है सो है a + √b इंटू a - √b, तो ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - b², यहाँ पर रूट लगा हुआ है नहीं, तो ये हो जाएगा a² और यहाँ हो जाएगा b² - b², तो b जो है सो इसके अंदर रूट लगा हुआ, मतलब यहाँ से हो जाएगा b से, इसको जो है तुम इस तरीके से सॉल्व करना, यही निकलेगा, ठीक है। पांचवा जो जनाब चीज़ है वो रहेगा कुछ इसी तरीके से, मैं उसको बता देता हूँ कि वो है कुछ ऐसा √a + √b इंटू √c + √d। अब तो इसमें तो सेम था, यहाँ सेम था और ये सेम था, इसमें तो चारों अलग अलग है, तो ये जो होता है वो होता है, ये जो बराबर होता है वो होता है एक बार लिखो √ac फिर प्लस √ad, इसके साथ लिख दिए, फिर लिखो √bc + √bd, मतलब एक बार लिखो a के साथ सी को, फिर a के साथ d को, फिर लिखो b के साथ सी को, फिर b के साथ d को, ठीक है। और जो छठा जो होता है मेरे भाई वो ये होता है कि अगर रहे √a + √b, तो इसका जो होल स्क्वायर होता है, ये वाला फार्मूला, रूट मतलब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला था, इस फार्मूला में जब तुम इसको बिठाओगे तो ये तुमको मिलेगा a + 2 √ab + b, ठीक है।
ये सारे जो फॉर्मूला है इनका एक ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर अगर तुमको लिखना है तो पॉज करो और लिख लो। ठीक, अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सो मैं तेरे को बता देता हूँ, ताकि तेरे को जो है सो क्लियर हो जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तेरे तुम खुद करेगा सॉल्व। कैसे करोगे, देखो दिया हुआ 5√7 इंटू 2 प्लस √5, इसको कैसे करोगे सॉल्व, इसको कैसे करोगे सॉल्व। तो एक तो जो मैंने तेरे को फार्मूला बताया, एक तो तुम इस फार्मूला के बेसिस पर कर सकते हो, √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d, जो कि यहाँ सारा अलग अलग है, तो तुम इस फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हो। या तो अगर तुम बाई चांस ये फार्मूला भूल जाते हो तो क्या करो, एक बार इससे करो इसको गुना, फिर इससे करो इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, कैसे करते दिखा देते हैं। एक बार इसको करोगे, इसे करो 5 गुना 2 करोगे तो हो जाएगा 10, बीच में प्लस का साइन, फिर 5 को जब √5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 5√5। ठीक है, अब देखो इससे दोनों को गुना कर दिए, अब बचाइए, अब इससे भी दोनों को गुना करो, प्लस का साइन है दे दिए प्लस का साइन, √7 गुना 2 तो हो जाएगा 2√7, फिर प्लस का साइन बीच में तो प्लस का साइन दे दिए। अब देखो √7 गुना √5, √7 गुना √5, तो इस चीज़ को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, √7 गुना 5 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा √35, तो यहाँ हो जाएगा √35, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम तेरे को मैं देता हूँ, तुम इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये जो है तुम वही जो फॉर्मूला था ये है ना, √a प्लस √b वाला जो फार्मूला मैंने तेरे को बताया इसका होल स्क्वायर, उसी फार्मूला का यूज़ करके तुम इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो भाई साहब, जो अब हम जो है ना सो इस चैप्टर के लास्ट में एकदम बढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट टॉपिक, लास्ट लगभग मतलब 10 मिनट में, यहाँ से 10 से मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। देखो है हर का परिमेयीकरण, क्वेश्चन ये आता था, हर का परिमेयीकरण कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, सबसे पहला एक क्वेश्चन दे दिया मैंने 1/√2, इसका करना है। तो जब भी नीचे में √2 रहे या फिर कुछ भी रूट वाला संख्या रहे तो क्या करो, जब ऐसा रहे सिंगल रहे सिर्फ, तो क्या करो जो नीचे में जो दी है उसी से ऊपर नीचे कर दो गुना। जब ऊपर नीचे गुना करोगे तो √2 गुना 1, तो ये हो जाएगा √2 बटा √2 गुना √2, √2 गुना √2, तो ये होता है 2, तो ये हो जाएगा नीचे में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने कहा 1/2 प्लस √3, इसको कैसे करोगे, तो देखो इसमें बीच में कुछ था नहीं, एक ही था इसलिए ऊपर नीचे गुना कर दिए। लेकिन जब भी दो संख्या रहे, बीच में कुछ चिन्ह रहे, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी रहे, तो क्या करो यही संख्या से, बस ध्यान में एक चीज़ रखना, यहाँ बीच में जो चिन्ह होगा उसका ऑपोजिट चिन्ह है। अगर यहाँ जोड़ रहा तो घटाव से ऊपर नीचे कर दो गुना, अगर यहाँ घटाव रहा तो यहाँ जोड़ जाता, अगर यहाँ जोड़ तो यहाँ घटाव, और वही से ऊपर नीचे कर दो गुना। जब ऊपर नीचे करोगे गुना तो 2 माइनस √3 गुना 1 हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, फिर से वही फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाता है इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू नीचे में हो जाएगा 1, तो ये जब नीचे में 1 है तो इसको तुम लिख सकते 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो है तो इसको तुम करो 5/√3 माइनस √5, फिर से क्या करोगे, यहाँ पर जो चिन्ह है उसका ऑपोजिट चिन्ह से कर दो ऊपर नीचे गुना, √3 यहाँ माइनस से दिया जो प्लस √5 बटा √3 प्लस √5। ठीक है, इसको आगे तुम सॉल्व कर लेना। एक अगला क्वेश्चन मैं तेरे को दिखाता हूँ, जैसे हो गया चौथा, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जैसे मैंने बोल दिया 1/7 प्लस 3√2, क्या करोगे इसमें बीच में जो होगा उसका ऑपोजिट से कर दो ऊपर नीचे गुना। एक देखो यहाँ पे 7 है, 7 लिख दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस 3√2 बटा 7 माइनस 3√2, और फिर इसको तुम कर लेना सॉल्व, यहाँ गुना का चिन्ह होगा, इसको तुम कर लेना सॉल्व। ठीक,
तो ये जो है तो तेरा होमवर्क क्वेश्चन है और ये भी तेरा होमवर्क क्वेश्चन है, ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला जो लास्ट टॉपिक है मेरे भाई, वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्या है? वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो सबसे पहले ये बताओ घातांक क्या होता है? तो घातांक जैसे मैं तुमसे ये बोलूँ 2 ऊपर में 3, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का घातांक है 3। मैंने तेरे से ये बोला एक नंबर है ए, एक संख्या है ए, इसका ऊपर में पावर है 8, इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो घातांक होगा वो है 8। इस केस में ए का घातांक 8 है। ठीक है, देखो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फार्मूला है। पहला चीज़ ये है कि अगर ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n, तो नीचे में दोनों बराबर है, तो तुम इस चीज़ को लिख सकते हो ए पर पावर m प्लस n। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, अगर रहे 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर 5, तो इस चीज़ को तुम ये लिख सकते हो, यहाँ नीचे में बराबर है, तो जब नीचे में बराबर हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो जो पावर जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 17 पर पावर 7। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर दूसरा चीज़ देखो, अगर रहे ऐसा ए पर पावर m और इस पर गुना हो n, इस पर पूरा में पावर हो n, तो इस केस में क्या होता है, जो ये पावर जो है सो आपस में हो जाता है गुना। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर ये सब 8 पर पावर 3 और इसका होल पावर है 2, तो इसमें क्या होगा, 8 तो होगा और इसकी जो पावर है वो हो जाएगा आपस में गुना, तो यहाँ से हो जाएगा 8 पर पावर 3 दूनी 6। ठीक, तीसरा जो चीज़ है वो अगर रहे ए पर पावर m बटा ए पर पावर n, यहाँ से पावर अलग अलग, जब ये ऐसा रहे तो ये होता है ए पर पावर m माइनस n। जब गुना हो तो पावर को जोड़ते हैं, जब बटा में हो तो पावर को घटा देते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लो, अगर रहे 7 पर पावर 4 बटा 7 पर पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पर पावर 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 7 पर पावर 1, जिसको लिख सकते हो 7। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान देने वाला बात होता है, ये जो n जो होगा वो m से होगा छोटा। ठीक है, तो 3 देखें, पहला जो इस प्रकार से था, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से। अब देखो चौथा, चौथा चीज़ ये बोलता है कि अगर रहे a पर पावर m और रहे b पर पावर m, पहले जो था ये बराबर था, पावर अलग था, इस पर पावर अलग अलग है, पावर सेम है बट ये अलग अलग है, तो ये जो होता है इसमें क्या करो, a और b को कर दो गुना और पावर हो जाएगा इसका m। एग्जाम्पल देखो सिंपल सा, अगर बोले 7 पर पावर 3 गुना 8 पर पावर 3, तो इस चीज़ को तुम लिख सकते हो 7 गुना 8 पर पावर होल 3, जो हो जाएगा 56 पर पावर 3। ठीक, और जो सबसे लास्ट चीज़ इसमें है जनाब, वो अगर 5वां नंबर है कि अगर रहे a बटा a पर पावर n, तो इसको तुम लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा a पर पावर माइनस n। जैसे एग्जांपल देखो इसका, अगर रहे 1 बटा 10 पर पावर 8, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 8। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो कुछ मैं क्वेश्चन और तुमको दे रहा हूँ इसी तरीके से, जैसे तुमको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने तुमको कह दिया है 64 पर पावर 1 बटा 2, इसका वैल्यू कितना होगा सो तेरे को बताना है। तो क्या करेंगे, 64 को तुम क्या लिख सकते हो, तो 64 को अगर मैं लिख दूँ 8 पर पावर 2, अगर 8 का स्क्वायर करूँगा, 8 गुना 8 करूँगा तो ये 64 होगा, मतलब 64 को मैं ये लिख सकता हूँ, ये है फिर गुना, फिर ये है 1 बटा 2, इसका पावर इतना। जब हम पीछे देखें इस वक्त प्रॉपर्टी था ए पर पावर m का होल n था, तो हम देखें ये हो जाता है a पर पावर m इंटू n, तो इस बेसिस पर ये हो जाएगा 8 गुना
8 पर पावर 2 गुना 1/2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा 8 पर पावर 1 जो हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक, फिर जो अगला जो क्वेश्चन मैं तेरे को दे रहा हूँ ये है, अगर मैं बोलूँ तुम बताओ बच्चा कि 9 पर पावर 3/2 का वैल्यू कितना होगा, तो तुम बोलोगे 9 को जो है सो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर है ना 2, और फिर ये है इस प्रकार से, और फिर वही चीज़ ए पर पावर जब रहता है एम और इसका पावर रहता है एन, तो ये हो जाता है ए पर पावर एम इंटू एन। तो इस बेसिस पर हम लिख देंगे 3 पर पावर 2 गुना 3/2, तो ये कटेगा तो बचेगा 3 पर पावर 2 3, तो 3 पर पावर 3 का वैल्यू होता है 27। तो इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा आंसर। आया समझ में? अब देखो तुम्हारा ये चैप्टर है, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया वन शॉर्ट वीडियो में और सारा चीज़ मैंने कवर कराया। अब तुम्हारा काम क्या है, एक बार जो भी मैंने तुमसे बताया तुम उसको रिवाइज करो, सबसे पहले तो उसको रिवाइज करो। दूसरा काम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो। या तुम अगर तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते हो तो मैंने जो जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है एक बार ट्राई करो कि बिना देखे उसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर वो कर लेते हो उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करो। और अगर भाई देखो वीडियो पसंद आया होगा तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक तुमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो यार सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। और साथ में तुमको वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।